नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता हुए शामिल। जीएसटी, अरुणाचल और कश्मीर पर हुई चर्चा। टॉक टू एके में केजरीवाल का मोदी शाह पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने किया ओवैसी का इस्तेमाल, केंद्र सरकार की नीतियों को लिया आड़े हाथ। पेमा खांडू ने ली अरुणाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ। चोना में बने डिप्टी सीएम, 12 सदस्यीय नए कैबिनेट का करेंगे गठन। गुजरात और मणिपुर में भूकंप के हल्के झटके, दहशत में लोग आए सड़कों पर, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। और अगले 24 घंटों तक पहाड़ों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट, हिमाचल उत्तराखंड में अलर्ट जारी। गंगा यमुना में उफान से बाढ़ का खतरा। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 11 बजे जनता से बातचीत के लिए अपना टॉक शो लॉन्च कर दिया। टॉक टू एके प्रोग्राम के जरिए केजरीवाल ने अपने कामकाज का रोड मैप दिखाया, तो साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को भी आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने कहा, अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। हमने दिल्ली में बहुत सी चीजों से टैक्स हटाया है। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सरकारी स्कूल में 8000 क्लासरूम और 100 नए स्कूल बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार गरीब से गरीब बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहती है। हिमालय में यमुना के कैचमेंट एरिया यानी संग्रहण क्षेत्र में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर हिमाचल के सिरमौर, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी में अतिवृष्टि की रेड वार्निंग अगले 36 घंटों के लिए जारी कर दी है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगले 36 घंटों में गंगा और यमुना नदी में भारी मात्रा में पानी पहुंचेगा और ये नदियां पूरी तरह से उफन जाएगी। उत्तराखंड में पहले से हो रहे भूस्खलन, बाढ़ वगैरह की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सूबे में 4 धाम यात्रा सहित कई इलाकों में यातायात ठप हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक हथनी कुंड बैराज पर जल स्तर का बढ़ना शुरू हो गया है। इसमें अगले 48 घंटों में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पेमा खांडू ने शपथ ले ली है। पेमा खांडू नबाम तुकी की जगह मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहीं चोना में मुख्यमंत्री की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेमा खांडू ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। गौरतलब हो कि 6 महीने की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद राज्य में एक स्थिर सरकार अब बन गई है। उससे पूर्व पेमा खांडू ने मीडिया से कहा था कि उन्होंने विधायकों के समर्थन के आधार पर राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पेमा खांडू पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अब उन्होंने नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया है। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज सोमवार से होने जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी बिल पास कराने की संभावना को लेकर आशावादी रुख अपनाए नजर आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में जीएसटी, अरुणाचल और कश्मीर हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर राज्यसभा से, जहां संख्या बल से कांग्रेस अब तक इस बिल को रोके रखने में कामयाब रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस बारे में अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अंतर्राज्य परिषद की बैठक में सीएम हरीश रावत ने जहां आपदा में मदद के लिए केंद्र के सामने झोली फैलाई, वहीं केंद्र की कई प्रस्तावित नीतियों का विरोध भी किया। शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में अंतर्राज्य परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से विगत दिनों भारी वर्षा, भूस्खलन की घटनाओं से राज्य में हुए 2000 करोड़ के व्यापक नुकसान की क्षतिपूर्ति और प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 400 से अधिक चिन्हित गांवों के विस्थापन में केंद्र सरकार से मदद की अपील की। सीएम ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली का ध्यान 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्तराखंड को हो रहे नुकसान की ओर भी दिलाया और वन कानूनों के कारण विकास में आने वाली बाधा के बारे में भी कहा। अब देखते हैं खबरें जल्दी जल्दी।
भगोड़े उद्योगपति और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगा है। मुंबई उपनगर अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दर्ज 100 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के एक मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। शनिवार को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन अदालत ने भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा किंगफिशर एयरलाइन के खिलाफ दर्ज 100 करोड़ रुपए के 2 चेक बाउंस होने के मामले की सुनवाई की। माल्या अदालत में पेश नहीं हुए, इसके चलते मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे बेहतर खाना परोसे जाने की तैयारी कर रहा है। खाने को लेकर बार बार मिल रही शिकायतों के बाद रेलवे का खास फोकस तैयार खाने पर है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड कंपनियों को जोड़ने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें IRCTC को रेलवे के सभी जोन के महाप्रबंधकों से सहमति लेकर ट्रेनों में यात्रियों को क्षेत्रीय व्यंजन देने का सुझाव दिया गया है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि इनकी कीमत बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्री कुक्ड फूड में कई प्रकार के मनपसंद व्यंजन यात्रियों को उपलब्ध हो, इसके लिए रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया है। क्षेत्रीय भोजन के लिए IRCTC को विभिन्न रेस्टोरेंट के साथ करार करने का निर्देश दिया गया है। पीएम मोदी को धमकी देने वाली पाकिस्तानी बोल्ड मॉडल कंदील बलोच की मुल्तान में हत्या करने वाले उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हत्यारे ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि होनर के लिए कंदील की गला दबाकर हत्या कर दी थी। कंदील की उनके भाई ने गला दबाकर हत्या कर दी है। कंदील का भाई उनके फेसबुक पोस्ट और विवादित वीडियो से परेशान था। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि कंदील की मौत गोली लगने से हुई है। दिल्ली में 11 साल बाद हुए इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर राज्यों और केंद्र के विचारों में मतभेद सामने आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए राज्यपाल की पद ही समाप्त करने की नसीहत दे डाली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यपाल के मामले में राज्यों की राय जरूर लेनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि उन्हें मीटिंग से पहले इसका एजेंडा नहीं बताया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11वीं इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग को संबोधित किया। इस मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पिछले साल 2015-16 में राज्यों को केंद्र से जो रकम मिली है वो साल 2014-15 की तुलना में 21% ज्यादा है। पीएम ने कहा कि 2006 के बाद ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया है। अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद पीएम मोदी ने सभी 6 कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति यानी CPA से स्मृति ईरानी को हटा दिया गया। ईरानी बतौर मानव संसाधन विकास मंत्री समिति में शामिल थी। मोदी सरकार के गठन के तुरंत बाद कपड़ा मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री संतोष गंगवार संसदीय कार्य राज्य मंत्री के तौर पर इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य थे। लेकिन स्मृति ईरानी को वस्त्र मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अब इस समिति में जगह नहीं मिल सकी। कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ईरानी को 6 कैबिनेट समितियों में से किसी में भी जगह नहीं मिल सकी है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों के साथ 2 राज्य मंत्रियों को भी कैबिनेट समितियों का हिस्सा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी कांग्रेस आज लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेगी। यूपी में कांग्रेस का सीएम चेहरे और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद शीला दीक्षित और राज बब्बर का ये पहला दौरा है। दोनों के साथ यूपी चुनाव प्रभारी गुलाम नबी आजाद और दूसरे वरिष्ठ नेता भी आज लखनऊ आ रहे हैं। सभी की स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक जगह जगह होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। इसे यादगार बनाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से जुलूस के साथ पूरी टीम को पार्टी कार्यालय लाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 12 सदस्यों वाले नए कैबिनेट का भी शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस की ओर से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल ने रजामंदी दे दी। इससे पहले शनिवार को फ्लोर टेस्ट नहीं हो सका, क्योंकि मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुकी को दोपहर 1 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करना था। उनके इस्तीफे के बाद पेमा खांडू कांग्रेस विधायक दल के नए नेता चुने गए। खांडू को 44 विधायकों ने समर्थन दिया है। इस्तीफा देते हुए नबाम तुकी ने कहा कि अब राज्य को युवा नेतृत्व की जरूरत है।
तुर्की में एर्दोगन के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई है। प्रशासन ने कहा कि उसने असंतुष्ट सैनिकों की ओर से राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से सत्ता कब्जाने की कोशिश को विफल कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में 250 से अधिक लोगों की जान गई है। अपने 13 साल के निरंकुश शासन को मिली रक्तरंजित चुनौती के बाद एर्दोगन ने अपने समर्थकों से 8 करोड़ की जनसंख्या वाले इस रणनीतिक नाटो सदस्य देश में किसी भी तरह की संभावित अराजकता को रोकने के लिए सड़कों पर जमे रहने का आह्वान किया है। तख्ता की साजिश में पहले ही 2839 सैनिकों को हिरासत में लिए जाने के साथ ही अधिकारियों ने इस साजिश के लिए अमेरिका में रहने वाले एर्दोगन के प्रतिद्वंदी धर्मगुरु फतहुल्लाह गुलेन को जिम्मेदार ठहराया। शनिवार तड़के तुर्की वासियों को टेलीविजन पर तख्ता पलट की विफलता के बाद बड़ी संख्या में सैनिक आत्मसमर्पण करते नजर आए। ओलंपिक मेडल के बाद विजेंदर सिंह ने भारतीय मुक्केबाज में आज एक नए मुकाम को छू लिया। ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज गैरी होप को अपने पंच से मात देकर विजेंदर ने WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब जीत लिया। विजेंदर ने प्रो बॉक्सिंग फाइट में ऑस्ट्रेलिया के गैरी होप को हराया। विजेंदर ने लगातार 7वीं जीत दर्ज की। पीएम नरेंद्र मोदी ने विजेंदर सिंह को इस जीत पर बधाई दी है। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने उस समय अपने पेशेवर करियर की बुलंदियों को छू लिया जब उन्हें WBC यूरोपियन चैंपियन गैरी होप को एक मुकाबले में परास्त कर WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट का खिताब जीता। 30 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने वेल्शे में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के 34 वर्षीय खिलाड़ियों को 10 राउंड में परास्त किया और लगातार 7वीं जीत दर्ज की। सिंगापुर में 3 भारतीय वैज्ञानिकों पर अपने शोध में त्रुटिपूर्ण जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। इन वैज्ञानिकों पर आरोप है कि इन्होंने झूठा रिसर्च डेटा पेश किया। इस स्कैंडल में फंसे इन वैज्ञानिकों में से न्यूजीलैंड के प्रोफेसर रवि कम्बदूर है, जो कि ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। उनके अलावा इस स्कैंडल में डॉक्टर मृदुला शर्मा और NTU के पूर्व शोधकर्ता सुदर्शन रेड्डी, लोकी रेड्डी का नाम शामिल है। सिंगापुर में ये शोधकर्ता मायोस्टेटिन प्रोटीन को लेकर अध्ययन कर रहे थे। वहीं NTU ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।